अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके भाटी में एक शख्स को पुलिस को मुखबरी करने के इल्ज़ाम में फायरिंग करके कत्ल, जबकि उसके भांजे को इस्त्री मार के ज़ख्मी कर दिया गया। असल वजह नात क्या है, मुलजिमान इतने नडर कैसे हैं कि सरे बाजार ये हरकत की और फरार भी हो गए। कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस ने किसी एक मुलजिम के घर पे पर ना तो छापा मारा है, ना ही उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुद्दई जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात, शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर होने वाले कत्ल के हवाले से माहिर नफ्सियात क्या राय रखते हैं, ये तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में हर गुजरते दिन के साथ कत्लो गारत में इजाफा होता जा रहा है और आए रोज़ किसी न किसी शहरी को बगैर किसी वजह के ही कत्ल कर दिया जाता है। हाल ही में भाटी के इलाके में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चंद मुलजिमान ने एक शख्स को इंतहाई बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि एक शख्स को सर में इस्त्री मार के ज़ख्मी किया गया। जबकि वजह नात ये बताई जाती है कि उनको ये शक था कि मकतूल जो है वो पुलिस को उनके बारे में इतला दे रहा है। इसका मतलब है कि वो जराइम पेशा लोग थे और उनको ये शुबा था कि कोई उनके बारे में पुलिस को इतला देता है, उनकी जो नाजायज़ कारोबार या जो वो हरकतें करते हैं उस बारे में पुलिस को इतला दी जा रही है, और इस शुबे में उन्होंने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और एक को ज़ख्मी कर दिया। हमारे साथ मुद्दई भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और दीगर अजीज़ वकारा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो कौन लोग थे, क्या जो मुकदमे में दर्ज मतन है वो दुरुस्त है, क्या ऐसा कुछ हो रहा था, और जो लोग हैं वो वाकई ही जराइम पेश हैं और इसी इलाके के रहने वाले तमाम चीज़ें जानते हैं। भाई आपका नाम? कामरान साहब, कौन कत्ल हुआ और किसको ज़ख्मी किया गया, क्योंकि मुकदमे के मुद्दई शायद आप हैं? जी जी जी, मेरा भाई को कत्ल किया गया सके भाई से जी, सके भाई को मेरी आंखों के सामने। और जो सा ये मेरा बेटा है जो सा, इसको मारा गया। ये मेरी बहन का बेटा है, इसको मेरे सामने इस्त्री मारी गई, एक लड़के ने इससे जप्पा डाला हुआ था। अच्छा, मौके पे भी मौजूद थे? जी मैं मौके पे। क्या हुआ? क्या हुआ ये था कि बच्चों की छोटी सी रंजिश की लड़ाई थी और वो मेरा भाई जो सा छुड़ा रहा था। वो जो से थे वो बदमाश, ये जराइम पेशा लोग थे, और इन्होंने उसको एक ने छुड़वा के ख़त्म करके लड़ाई। फिर उसने एक ने, उनका एक का नाम है हसन झूठ, उसने लड़कारा मार के कहा वो ये पकड़ पिस्टल मारे इसको। और उस लड़के का नाम है सुलेमान चूल्हा, जिसने मेरे भाई को बेदर्दी के साथ गोली मार दी। और वो उसी टाइम मैंने, हालांकि उस टाइम छुड़वा भी देता थी, क्लियर हो गई थी, फिर भी उन्होंने असल में वो अपनी ये ऐसी हरकतें वो करते ही रहते हैं। आए दिन किसी ना किसी को तंग, किसी को पिस्टल दिखा के कुछ कर, किसी से कोई चीज़ ले, कोई छीन ले, कैसे कर, ये ऐसे ही करते रहते हैं। ये वाक़यात ये रोज़ के ममूल के बन गए हैं। और मेरा भाई के देखे छोटे छोटे 8 बच्चे हैं, देखे हो मेरी, अब मैं देखे मुझे समझ ही ला रहा मैं क्या करूँ ना। कोई पुलिस कार्रवाई हो रही है, 8 दिन आज गुजर गए हैं, बच्चे ना कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम डर के हमारे घर पे बैठे हुए हैं। हम समझ रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द मुजरिम पकड़े जाने चाहिए। ये लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले? जी, जैसा ये सामान जो सा हसन जो सा झूठ है ना, वो रहता है यहाँ पे लक्कर मंडी में, और जो सा सामान चूल्हा है वो रहता है इधर बड़े वेरे के नुक्कर में, उनका घर है। मैंने सारी शिनाख्त कराई थी इनको, वो वहाँ पे रहता है। और जो से बकाया नाम जो से है ना, वो जो से है इनके नाम है, वो भी उसी गली में ये इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है। ये जो आएगी वो हर किसी को ये तंग करते हैं। नहीं, इन्होंने इलाके में गैंग बनाया हुआ है? जी जी, इलाके में। किस चीज़ के लिए गैंग बनाया हुआ, क्या करता है वो गैंग करता है ये नजायज़ कुछ ये चीज़ें वगैरह इधर उधर जो सी ना ये सप्लाई करते हैं, जैसे कि आइस वगैरह, ये चीज़ें वगैरह शराबत ये बेचते भी हैं और पिस्तौल के दम में लोगों को डराते भी हैं। अच्छा। और उनसे नजायज़ जो सी चीज़ होती है वो कुछ करते हैं और उनसे चीज़ें छीनते हैं, जैसे कोई चीज़ पकड़ लीजिए, दो इधर पकड़ाओ उधर पकड़ाओ। और गैंग में कितने लोग हैं ये? इनके गैंग में तकरीबन कोई 5-6 लोग हैं। तो ये अगर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये गैंग चल रहा है, तो इसका मतलब पुलिस को भी पता होगा? जी जाहिर ही बात है, ये उनको पुलिस को पता है। अगर पुलिस चाहे तो इनको कैफरे का दार तक जल्दी से जल्दी पहुँचा सकते, वो पकड़ सकते, ताकि वो इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये एक नहीं है, इनके ऊपर काफ़ी पर्चे हैं, काफ़ी इनकी दरख्वास्तें इनके ऊपर गई हुई हैं, वो भाटी थाने में दर्ज हैं और भी बड़ी दर्ज है। ये काफ़ी किस तरह के मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं? मोहल्लेदारों ने कराए होंगे या
हाँ जी, जैसे कि लड़ाई झगड़े के और पिस्टल के खास तौर पे तो बहुत है ना, इनको किसी जगह पे मार दी फायर, कभी किसी जगह पे मार दी, कहाँ पे मार दी। ये तो इनका रोल रूटीन का काम बन चुका है। आपके भाई क्या करते थे? मेरा भाई करता था, मजदूरी करता था, प्रॉपर्टी का काम है उसका करता था, ये पेंटिंग का काम। जहाँ पे भी काम मिलता था प्रॉपर्टी में जाके पेंट वगैरह करता था मजदूरी में। तो उस दिन आपने देखा क्या? सबसे पहले आपके भाई वहाँ पे गए लड़ाई छुड़वाने के लिए। जी। तो आपने क्या देखा, कैसे ये सारे इकट्ठे हुए, किस बात पे लड़ाई हो रही थी? लड़ाई ये हो रही थी कि बच्चे थोड़े से आपस में झगड़े थे, किस वो भी बात पे? किसी के। अच्छा। वो हमें इसका बात का पता भी नहीं था, इला में नहीं था। भाई मेरे वहाँ से गुजरे थे, उन्होंने वहाँ पे जाके छुड़वाया। मैं कहा बच्चे हैं, छोड़ दे, मलेदार ये बात है, आप नीचे रहते हैं, ये गाड़ी के ऊपर रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फर्क है, कोई मसला नहीं है, छोड़ दें। इन्होंने वक्ती तौर पे गाली गलोच करके बच्चे छोड़ दिया। फिर उसके साथ ही ना इसको पता नहीं क्या उसमें दैश में आकर ना फिर इसने कहा पकड़ो मार इसको। लेकिन अगर बच्चों की लड़ाई हो रही थी तो ये मुल्जिमान कहाँ से बीच में आ गए? ये मुसलमान की वजह से लड़ाई हो रही थी। ये मुसलमान ने 12 रबी अव्वल दिन ने एक बुजुर्ग आदमी को हल्की सी बाइक लगने के जोर पे उसको चपेड़े मार के उसका हाथ बुरा कर दिया। ये ऐसे लोग। तो जो आपने मुकदमा आपका दर्ज हुआ है जी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मुल्जिमान ने आपके भाई को इसलिए कत्ल किया है कि उनको शुबा था कि जो वो नाजायज़ फरोशी वगैरह इलाके में कर रहे हैं, जी उसकी इतला आपके भाई ने पुलिस को दी थी। इसमें सदाकत कितनी है? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, जो सा मेरा भाई है ना, वो किसी भी किस्म का ना किसी को ना बताया था ना कोई चीज़ की थी। ये उनका खुद का एक था व्यू, और वो ये ऐसे ही नजायज़ करते हैं। ठीक हो गया। अगर वो उन्होंने ये पुलिस को कॉल की या उनको बताया बकुआ, असल में था कि ये जो सा ये थोड़ा मामला थी किसी और का बताया हुआ होगा। असल में ये जो सा इन्होंने जो सा मारा है ना, ये नजायज़ मारा मेरा भाई। उसका किसी भी चीज़ में अमल दखल नहीं था। वो एक सफेद फरोश आदमी था, मजदूर आदमी था, 8 उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अब देखे वो बच्चों की चीन भर गया। देखे अब देखे हम किधर जाएं, किससे इंसाफ मांगे। और आज इस वकूए को 8 दिन गुजर चुके हैं। 8 दिन गुजर जाने के बावजूद आपने पर्चा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज कराया? मैंने जी 2 मेन मुजरम थे और 5 लोग थे, टोटल 5 थे। टोटल 5 के खिलाफ कितने जी। बंदे गिरफ्तार हुए? कोई भी नहीं, एक भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस के पास आप गए, उनसे पूछा, वो क्या कहते हैं? हाँ जी, वो कहते कि हम आपके साथ हैं, हम बैठे हुए हैं, किसी को आपको जाके किसी के खिलाफ इतला मिले तो हमें आकर बताएं, फिर हम उसके घर जाके रेड करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। मैं जब भी देखा वो फ्री रहते हैं। मैंने कहा सर जी, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप, ये आपका काम, आपके आप पुलिस मैन है, आपको पता है चीज़ का कहाँ से कहाँ बंदा चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा हमें क्या बता, हमें पता होती इन चीज़ों का तो हम खुद ना जाके कहें सर ये है ये। जी। तो वाक़े के बाद मुल्जिमान इलाके में नज़र आ रहे हैं आपको? हाँ जी, उनके जो से ना जो से कैफरे कतार जो से इनके भाई वगैरह हैं वो सारे आ जा रहे हैं, फिर भी नहीं है। नहीं, मुल्जिम आपने कोई देखा? क्योंकि अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा तो वो यहाँ पे कोई फिर रहे हैं जी। मैंने यहाँ से रब्ता वगैरह किया हो? अभी तक मेरे से तो किसी का रास्ता नहीं हुआ, पर ये है कि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, वो आ जा रहे हैं, ताकि हम तो घर से नहीं जा रहे। नहीं, आप लोग क्यों नहीं बाहर निकले? आप लोगों को क्या खौफ है? किसी ने आपको डराया है? किसी ने कोई आपको पैगाम वगैरह दिया कि बाहर निकलेंगे तो नुकसान हो सकता है? जी, हमें ये खौफ है, बच्चे छोटे हैं जी, फिर हमें फायरिंग करके दोबारा ना वो गोली कहते हैं, आप यही बातें आ रही है, हम आपसे बदला बोल लेंगे। ये बातें बाहर निकल के आ रही हैं, वो हमें डरा रहे हैं। मुख्तलिफ तरह से आपको डरा रहे हैं, किसी वो दबाव डाल रहे हैं कि ये किसी तरह मामला जी आई पे ख़त्म कर दो। सही। इसी वजह से हम ना जा सकते। आपने मुद्दई मुकदमा की गुफ्तगू सुनी। जो मकतूल हैं उनकी बेवा हमारे साथ मौजूद हैं और जो ज़ख्मी होने वाला लड़का है वो भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं। बाजी, आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे इलाके में तो क्योंकि छोटा सा इलाका है, हर बंदा पुराना रहने वाला है, आपको क्या पता चला, क्या हुआ, कैसे पता चला? मैं तो घर में थी, मेरे बेटे ने आके बताया जी। मामा उधर नीचे लड़ाई हो रही है तो पापा उस लड़ाई में हैं तो उन्हें गोली लग गई है। तो हम भाग गए हैं सारे, तो इतनी देर में उन्हें हॉस्पिटल में ले जा चुके थे। ठीक है। फिर हम उनके पीछे गए हॉस्पिटल। कितनी गोलियाँ लगी थी? उन्हें एक गोली लगी है, जिगर में लगी। तो मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। जैसे ये बता रहे थे कि आपके 8 बच्चे हैं, क्या उम्र है बच्चों की? सबसे बड़े की उम्र क्या है? 20 साल है उसकी उम्र। और सबसे छोटा? छोटा 9 साल का है। तो घर के कफील कौन था? वही थे, सारा कुछ वही करते थे।
और कुछ नहीं था। हमारे पे कर्ज हैं बहुत ज़्यादा। मुझे इंसाफ चाहिए बस। आपको क्या लगता है कि आपके शौहर को क्यों कत्ल किया गया है? और जिस तरह आपके बेगुनाह कत्ल किया उन्होंने। वो हर ऐसे छुड़वाते थे, हर किसी के साथ अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। किसी की लड़ाई होती थी उन्हें छुड़वाने जाते थे, कोई पकड़ा जाता था थाने में उन्हें छुड़वाने चले जाते थे। ऐसे अच्छे इंसान थे वो। उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने हॉस्पिटल में पुलिस भी आई, मैंने उन्हें कहा मेरे से इंसाफ होना चाहिए। कहते ज़रूर होगा आपके साथ, पर किसी ने नहीं किया। आपको इंसाफ होता दिखाई दे रहा है? नहीं कर रहा, कोई नहीं आगे आ रहे। घर की कफालत कौन करेगा? कैसे? यही तो है, मैं कौन करेगा? देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे कितना लाएंगे, कैसे खाएंगे हम? रिहाइश आपकी अपनी किराए पे? हाँ जी अपनी है, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम कैसे करेंगे? मेरे बच्चे क्या करेंगे? वो ही थे, सारी खुद ही करते थे सारा कुछ। रहिए आप माइक पर। आप बताइएगा, आपके सर पे क्या गोली वगैरह लगी? मुकदमे में इस तरह लिखा, क्या हुआ क्या? हाँ जी इस तरह लगी। आप कैसे लड़ाई में चले गए? सर बस मैं सोया वाला, सो के मैं उठाऊँ, मेरी वालदा कह रही नाश्ता कर ले। मैं गली में मामू मेरा खड़ा हुआ देख के आया, ज़रा नीचे गया हूँ। मामू कह रहा था सुलह करने जानी है, किसी की है लड़ाई, इनकी सुलह करा दें। हम सुलह करने घाटी नीचे गए हैं। घाटी नीचे जाकर सुलह उनकी कराई है। तो इतने में हसन चौड़ है, वो मेरे मामू के बेटे को कह रहा है कि मैंने तेरे साथ सुलह नहीं करनी, तेरी मेरी लड़ाई है, मैंने तुझे जान से मारना है। कितनी उम्र है उस बंदे की? उस उम्र उसकी तकरीबन 30 है, नहीं तो उससे नीचे है। उसने मामू के बेटे को कहा मैंने तुझे मारना है। तो इतनी देर में गालम गलोच हुई है, सारों को ऊपर भेज दिए। 15-20 जितने मुझे पड़े हैं, तो बकाया पीछे हो गए हैं। एक इकबाल मियाँ नाम का लड़का, उसने मुझे जफ्फा डाला है और उम्र नहीं आ रही है ना, मेरे सिर पे स्त्री मारी है। इतनी देर में वो पीछे हुए हैं, तो हसन जोड़ ने वाल लगाई है कि फैर मार इसको, सलमान छुल्ले को। उसने फायरिंग करते हुए आगे आया तो सीधी फायरिंग उसने की, सलमान ने? हाँ जी। आप पे भी की फायरिंग है? सिर्फ मामू पे? सीधी उसने फायरिंग की है। मेरा मामू और मैं ही खड़े हुए थे और कोई भी नहीं था। वो मामू को गोली लग गई। इतनी देर में मामू को गोली लगी है, मामू नीचे गिरे हैं। मैंने बात मारी है कि दोनों को यार गोली लग गई। तो वो अपनी गली में एंटर हो गए हैं सारे। हमने मामू को उठाया, अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल जाके जो बड़े तो नौकरियां शौकरियां काम शाम पे चले जाते हैं, आप लोग जो लड़के नौजवान जो आप लोग तो गली वगैरह में देख लेते हैं, वो किसके सर पे इतनी बदमाशी करते हैं? बदमाश हैं या बस कुछ? जहाँ पे मेरे मामू को फायर लगा है ना, वहाँ भी उन्होंने कितने बंदों को कभी लात पे कभी कहीं फायर मारे हुए हैं। तो जब ये लड़ाई आप लोगों की हो रही थी, जब ये लोग आपको मार रहे थे और आपके मामू को पकड़ा हुआ था, कोई मोहल्लेदार आगे नहीं आया? किसी ने? कोई मोहल्लेदार आता ही नहीं। कोई कभी लड़ाई हो रही हो ना, कोई आते ही नहीं, देख रहे होते हैं सारे खड़े हो गए। तो फिर आप लोग क्यों लड़ाई में गए? हम जरा सुलह कराने गए थे कि चल वापिस आ जाएंगे। वो देखने गए हैं, आप समझ लेंगे देखने वाले को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सही। ये कौन? ये मामू है। ये आप इस बारे में क्या कहेंगे? घर में आप बड़े हैं, इतनी मामूली सी लड़ाई, इल्ज़ाम उनके ऊपर कुछ और लगा और कत्ल कर दिया, क्या कहेंगे सारे मामले पे? भाईजान मैंने तो ये नतीजा निकाला, मैं क्योंकि भाई रहता हूँ, मैंने तो ये नतीजा निकाला कि वो बदमाश हैं। जैसे भाइयों ने बताया, वो बदमाश है। आए दिन किसी से पैसे छीनना या किसी से कब्जा कराना, वो दिहाड़ी लगानी, वो ऐसे हैं। ये शरीफ आदमी है, ये गोली खा के भी अपने कमरों में बैठे हुए हैं। मैं खुद गया था थाने में, पर्चा देखा ये वो, मगर बात वो ये पाकिस्तान है। यहाँ पे किसी की कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी सवाल नहीं, जिसकी पैसा नहीं उसको कोई नहीं पूछता। इतने दिन वो घरों में रहे हैं, कोई रेट नहीं हुई। अभी वो मेरा ख्याल है टैलम कराई होगी, पुलिस वालों से मिल गए, टैलम कराई होगी, वो फिर रहे हैं। जिनके बंदे बने हैं वो अपने बच्चों को
समेट के अंदर बैठी हैं। कितना खौफ है आप लोगों को उनका मजीद? शरीफ आदमी को खौफ ही होता हो रहा है क्या? शरीफ आदमी, शरीफ और गरीब ये दो चीज़ें, और दोनों मेरी बेटी के पास हैं, शरीफ भी हैं गरीब भी हैं। तो इनको कौन पूछता आके, या पुलिस वाला या डिप्टी साहब या कोई, या वज़ीर आला पंजाब साहब। अब तो मैं अपने चैनलों पे बड़ा खुश हूँ कि इसको हाईलाइट करते हैं, कि इसको हाईलाइट करते हैं कि किसी गरीब को इंसाफ मिल जाता है आपके तवस्सुल से। तो क्या कह सकते हैं, अब तो हम 8 दिन हो गए हैं, रो रहे हैं बस। जब ये वकूआ पेश आया, भाटी बड़ा मशहूर लाहौर का एक इलाका है, अहले इलाका इस बारे में क्या कहते हैं? आपके पास आके उन्होंने कुछ बताया? कोई इकट्ठे होके थाने जाने का कोई आप लोगों ने प्लान बनाया हो, कुछ ऐसा? 2-4 आदमी और 2-4 महल्लेदार, क्योंकि मेरा जो भाई था ना, और किसी गैर की भी लड़ाई होती थी ना, तो वो सोशल वर्क समझ लें, वो ना कहता था ना यार आप छोटे छोटे बच्चे हो, वो सुलह कराने चले गया। जैसे इस मरतबा भी गया, ये मेरा भांजा भी उसको इजार इसीलिए गया कि यार मामू जाता है, इसकी मान लेते हैं, चलो इसकी सुलह करा। और सुलह कराने का ये नतीजा हुआ कि माइक आगे कर लीजिएगा। वो उल्टा उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये आपने हमारी मुखबरी की है, या मुखबरी तो जारी बात है उन आदमी को होती है जिनके दिल में कोई हो, चोर हो, जो डकैती हो करने वाले हों। बिल्कुल। वो तो लाजमी कहेंगे ना कि भाई हमारे पर पुलिस पड़ती है तो ये मनानों की वजह से पड़ती है, या जो भी, मगर ये जुल्म हो। कैसा इंसाफ चाहते हैं? क्योंकि पुलिस तो आपको कुछ नहीं कर रही, क्या अपील कुछ नहीं करें? भाई, ये हम नहीं कह रहे पुलिस, ये हमारे इलाके में ये 5-7 घर हैं, किसी से भी पूछ लीजिए कि कोई पुलिस वाला आया, कोई डिप्टी साहब आए, कोई एसपी साहब आए, कोई SHO साहब आए, कोई भी नहीं आया। तो हम किससे इंसाफ करें? थाने गए आप लोग? जी थाने भी गए, थाने गए, मुद्दई भी गए, भाई गया मेरा, उनसे इल्तिजा की कि भाई उनके घरों में रेड करो। तो वो आगे से उल्टा कहते हैं आप उनकी मुखबरी करो तो वो घर में आए। सही। पहले आपका एक भाई जो मुखबरी के इल्जाम में कत्ल हो गया, और वो तो चाहते हैं अब और दोबारा हम फिर वो चीज़ पे, जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे इन्होंने मुद्दइयों ने हम पर इल्ज़ाम लगाया, तो वो मुल्ज़िमों ने। चाह रहे हैं कि फिर वही काम करो। सही। हालांकि वो बंदा वो उसका इतना बड़ा जाना हुआ है कि वो महल्लेदार इतने गए हैं उनके पीछे कि ये इससे अच्छा बच्चा ही नहीं था। तो ज़्यादा जद्दी पुष्टि रहने वाले हैं ना, ये बदमाश है ना उसके बच्चे को कितने अरसे से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? मैं दादे परदादे तो रह रहे हो, दादे परदादे से आप लोग पहलवानी वगैरह में भी हैं, तो कितने आप लोगों ने प्लेयर्स वगैरह बनाए, उसकी वजह से भी कोई आपकी थाने में पूछताछ नहीं हो रही? नहीं भाईजान, मैं आपको क्या बताऊँ, किसकी कोई सुनता ही नहीं है। और जारी बात है बेटा, आपको क्या पर्दा, गरीब बच्ची है मेरी, गरीब बहन है, ये कहाँ से पैसा लगाए, क्योंकि पाकिस्तान तो पैसे बगैर चल ही नहीं रहा। ना आपको लगता है कि थानों में पैसा लगाएंगे तो ये केस जो तेज ही पकड़ेगा, दूसरी पार्टी ने अगर पैसा लगा दी तो केस दब जाएगा, फिर सुलह के ऊपर प्रेशर आना शुरू होगा कि सुलह करें? जारी बात है भाई, जो बंदा औरत एक वकील नहीं कर सकती, वो कैसे केस कर देगी, उसके ऊपर क्या वो पैसे का है। अब ये पोजीशन है कि मेरे आए पे 2 घंटे हो गए अपनी बहन के पास, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बच्चों ने या भांजों ने नाश्ता किया। इस जिंदगी को क्या करना है, ये बदमाशी राज आ गया, बस बदमाशों का राज आ गया। बदमाश जो है छीन के अपना गुजारा कर रहे हैं, गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिल रही। बेटा आप बताओ, इलाके में निकले हो जख्मी होने के बाद, क्या पता चलता है? कितना खौफ है बाहर जाते हुए आपको? इलाके में मैं निकला हूँ बस ये अपनी गली तक भी। तो मैंने लड़के से पूछा था कि यार पुलिस उनके घर चली कि नहीं चली। उन्होंने कहा यार कोई भी नहीं चली, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा तो हम तो गए हैं, हमने ताले वगैरह जाके तोड़े हैं, लेकिन उन्होंने लड़कों ने मुझे बताया है कि नहीं कुछ भी नहीं है। आप बाहर जा रहे हो, कितना खौफ है आपको कि दोबारा आप पे हमला कर सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? बाहर जा ही नहीं सकते सर, अगर बाहर जाएं तो अगर अल्लाह ना करे वो मिल जाते हैं तो आमना सामना हो जाता है, कोई गालम गलौज हो जाती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर क्रास बच्चा हो जाएगा। इससे अच्छा हम निकले ना, हम शरीफ बंदे हैं, हम नहीं कर सकते, ना हमारे पीछे कोई है ना आगे कोई है।
हम क्यों करें ऐसा काम। सही, चल बहुत शुक्रिया। आप मुद्दई की गुफ्तगू सुन रहे थे और ज़ख्मी होने वाले नौजवान की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। हमारे माशरे में जितने भी जराइम हो रहे हैं, जब आप मुद्दइयों के पास जाते हैं तो उनके यही अल्फाज होते हैं कि पुलिस की जानिब से उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जाता और जो इंसाफ के तकाज़े वो भी पूरे नहीं किए जाते। एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इनके मुताबिक ना तो पुलिस ने इनके बयानात रिकॉर्ड किए हैं, ना ही इनसे रब्ता किया है कि मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जाएँ। जब ये जाते हैं तो पुलिस आगे से इनको कह देती है कि आप मुलज़िमों के ठिकानों का हमें बताएं, हम वहाँ पे छापे मारेंगे, जबकि ये इनका काम नहीं है। ये पुलिस का काम है कि वो मुलज़िमान को ढूंढे और कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। और जैसे आपने ज़ख्मी होने वाले नौजवान की गुफ्तगू भी सुनी, उसका कहना है कि वो इलाके में इसलिए नहीं निकल सकता, अगर जाएगा तो दोबारा नुकसान हो सकता है। इसी तरह जो दीगर रिश्तेदार हैं उनको भी यही नुकसान का खदशा है। और जो मकतूल की बेवा है, उनका कहना है कि उनके 8 बच्चे हैं, अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते तो उनके तो घर में पहले ही गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं और उनके शौहर को भी छीन लिया गया और उनके बच्चे जो हैं वो भी इस काबिल नहीं हैं कि रोज़ी रोटी कमा सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि उनका ख्याल करे, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो जो इंसाफ है वही इनको मुहैया कर दिया जाए, जिससे उनको दिली तसल्ली तो हो जाए। प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है कि अगर पुलिस को कोई बंदा इतला दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये पुलिस का फ़र्ज़ है कि उसको प्रोटेक्ट करे। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन गायब आप सुनने में मिलते हैं कि किसी ने जाके बयान दिया था या पुलिस को इतला दी थी तो उसको फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया, कत्ल कर दिया। ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? अच्छा, जो पिछले 10 साल की 12 साल की प्रैक्टिस में हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा 302 के मुकदमात में गवाहों को मारने का रवाज पैदा हो चुका है यहाँ पर। और विटनेस प्रोटेक्शन वाली पुलिस के पास इतना कोई सोर्सेज नहीं है, या आप कह लें कि हर बंदा इस काबिल नहीं है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन को अफोर्ड कर सके। पुलिस प्रोटेक्शन जो भी अफोर्ड करता है उसको उसके एक्सपेंसेस पे करना पड़ते हैं, फिर वो सारे मामलात हैं वो पूरी आप कह लें कि एक नया फ़र्द पालने वाली बात हो जाती है और विद प्रोटोकॉल। दूसरी तरफ आते हैं ये जो मौजूदा केस है, मौजूदा केस में इसके अंदर जो मुद्दई की अगर कहानी ये है और उनकी ज़ुबानी कहानी ये है तो 2 चीज़ें आ जाती हैं इसमें, 2 किस्म का वर्जन आ जाता है। लेकिन देखा ये जाएगा कि पुलिस के पास कौन बंदा जाके वर्जन रिकॉर्ड करवाए। अगर तो FIR के मुताबिक चलेंगे और 161 के बयानात भी इसी मुद्दई के और वो गवाहान ने भी इसी की तायद की और इसी के मुताबिक चलान मुरतब हुआ तो इसी पे एविडेंस कॉल होगी। लेकिन अगर वो दूसरी वाली बात, वो दूसरा जो वर्जन आएगा तो उसमें देखा ये जाएगा कि उसकी एविडेंस क्या है, क्योंकि IO का में हमेशा से जो 302 या हर्ट के जितने केसेस हैं इसमें IO को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है। IO जितना विजिलेंट होगा, जितनी ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ उसकी कोऑपरेटिव एविडेंस, उसको तयीद करने वाली एविडेंस लेके आएगा, उतना ज़्यादा मजबूत केस बनाएगा, प्रोसिक्यूशन उतनी मजबूत होगी। आपने मुद्दइयों की तफसीली गुफ्तगू सुनी। मुद्दई इस बात के ऊपर यानी वो उनका यकीन है कि ये उनकी लड़ाई नहीं थी, उनको बेजा इसके अंदर जो है वो धकेला गया और बेजा उनके इंतहाई बेदर्दी से उनके भाई को जो है वो कत्ल किया गया है। जबकि अगर FIR का मतन पढ़ें तो FIR के अंदर लिखा गया है कि मुलजिमान ने इसलिए इनके भाई को कत्ल किया है कि उनको शुबा था कि ये मकतूल जो है ये पुलिस को उनकी मुखबरी देता है। जबकि एक जो उनका नौजवान रिश्तेदार है उसके सर में इस्त्री मार के ज़ख्मी किया है। हमारे कानून सोहेल मुर्शिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दई का बयान और FIR का मतन दोनों में तजाद है। इनकी राय, इनके एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या हुआ होगा और किस तरह से ये केस जो है आगे चलेगा। सोहेल भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर इस मतन के मुताबिक हम चलें तो ये विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है कि अगर पुलिस को कोई बंदा इतला दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये पुलिस का फ़र्ज़ है कि उसको प्रोटेक्ट करे। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन गायब सुनने में मिलते हैं कि किसी ने जाके बयान दिया था या पुलिस को इतला दी थी तो उसको फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया, कत्ल कर दिया। ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? अच्छा, जो पिछले 10 साल की 12 साल की प्रैक्टिस में हो रहा है ना,
बहुत ज़्यादा 302 के मुकदमात में गवाहों को मारने का रवाज पैदा हो चुका है यहाँ पे। और विटनेस प्रोटेक्शन वाली पुलिस के पास इतना कोई सोर्सेज नहीं है, या आप कह लें कि हर बंदा इस काबिल नहीं है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन को अफोर्ड कर सके। पुलिस प्रोटेक्शन जो भी अफोर्ड करता है उसको उसके एक्सपेंसेस पे करना पड़ते हैं, फिर वो सारे मामलात हैं, वो पूरी आप कह लें कि एक नया फ़र्द पालने वाली बात हो जाती है और विद प्रोटोकॉल। दूसरी तरफ आते हैं ये जो मौजूदा केस है, मौजूदा केस में इसके अंदर जो मुद्दई की अगर कहानी ये है और उनकी ज़ुबानी कहानी ये है, तो दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें, दो किस्म का वर्जन आ जाता है। लेकिन देखा ये जाएगा कि पुलिस के पास कौन बंदा जाके वर्जन रिकॉर्ड करवा रहा है। अगर तो FIR के मुताबिक चलेंगे और 161 के बयानात भी इसी मुद्दई के और वो गवाहान ने भी इसी की तायद की और इसी के मुताबिक चलान मुरतब हुआ, तो इसी पे एविडेंस फॉलो नहीं। लेकिन अगर वो दूसरी वाली बात, वो दूसरा जो वर्जन आएगा तो उसमें देखा ये जाएगा कि उसकी एविडेंस क्या है, क्योंकि IO का हमेशा से जो 302 या हर्ट के जितने केसेस हैं इसमें IO को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है। IO जितना विजिलेंट होगा, जितनी ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ उसकी corroborative एविडेंस, उसको तयीद करने वाली एविडेंस लेके आएगा, उतना ज़्यादा मजबूत केस बनाएगा, प्रोसिक्यूशन उतनी मजबूत होगी। अगर प्रोसिक्यूशन के पास डेंट पहले दिन से ही आना शुरू हो जाए तो केस वीक हो जाते हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल आप देख लें कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से बहुत ज़्यादा बंदे एक्विट हो रहे हैं। वजह यह है कि केस में कहीं ना कहीं जो मुद्दई मुकदमात होते हैं उनके बयानों में कहीं ना कहीं तजाद आ जाता है, कहीं ना कहीं वो बयान टूट जाते हैं ट्रायल में। नंबर 3 जो सबसे अहम बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत वीक होती है। मुद्दई कहते हैं कि ये एक लड़ाई हो रही थी, उन्होंने सिर्फ सुलह कराई और उसकी वजह से उनके भाई को कत्ल कर दिया गया और उनके एक बेटे को सर में इस्त्री मार के कत्ल कर दिया गया। अगर उसकी इंटेंसिटी देखी जाए इंसिडेंट की तो वो बहुत सीवियर है। फायरिंग करके कत्ल करना और एक के सर में इस्त्री मार देना, वो भी तकरीबन कत्ल ही है। अगर इस्त्री ज़्यादा जोर की लग जाती वो अब देखें ना, वो अटेम्प्ट टू मर्डर ही है। बात यह कि अब उसको अल्लाह ताला ने बचा लिया या उसकी ज़िंदगी और लिखी थी, बात तो वहाँ पे आ जाती है ना। उसने तो फुल्ली अटेम्प्ट टू मर्डर का वो 324 लगी हुई है, वो ठीक है मामला, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रज का आना ये रीज़न देता है कि समथिंग बिहाइंड दिस, कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से, वरना सिर्फ मेयर एक सुलह कराने पे आजकल ऐसा कोई रवाज नहीं है कि जी तो बंदा सुलह करा के आए तो उसके पीछे वो मारने आ जाए। नहीं, सुलह करवाते वक्त कोई डंडी मार जाना, सुलह करवाते वक्त कोई ऐसा मामला कर जाना जिससे कोई एक पार्टी एग्रीव्ड हो जाए, फिर सुलह करवाते वक्त कोई ऐसी बात कर देना जो बरखिलाफ़ हक़ाइक़ या बेइज्जती का बायस बन जाए, फिर सुलह करवाते वक्त कोई ऐसा मामला कर देना जो किसी की ईड को नुकसान पहुँचाए। जब बंदा किसी की ईड या ईगो को नुकसान पहुँचाता है ना, तो वो उसका ग्रज अपने अंदर पाल रहा होता है। और अगर हम पुलिस की जानिब से दर्ज किए जाने वाले मुकदमे के मतन को देखा जाए तो फिर तो सारी लायबिलिटी पुलिस के ऊपर नहीं आती। अगर ये पुलिस का मुखबर था और इसने मुखबरी की थी तो फिर तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उसको प्रोटेक्शन देते। और अगर ये उस तरह से गैंग वहाँ पे ऑपरेट करें, जैसे मुद्दई कहते हैं कि ये 5 लोगों का गैंग है जिसको ऊपर से ऑपरेट किया जा रहा है, तो फिर तो पुलिस की जिम्मेदारी। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है ना पंजाब पुलिस के बारे में, पंजाब पुलिस काम जरूर लेती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एजेंसियां काम लेती हैं, लेकिन कभी भी उस पर्सन को ओन कोई नहीं करता। हमारी एजेंसीज की, हमारी पुलिस की जो चीज़ें हैं, हम जो पुलिस जिनसे इन्फॉर्मेशन लेती है, एक तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना वो उनका इख्तियार है, वो नहीं करते। दूसरा, वो ऑन भी नहीं करते। जब ऑन नहीं करते तो इसका मतलब ये जो बात है ना कि वो पुलिस वाला था या पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा था, तो ये पहले दिन ही से हमेशा नेगेटिव साबित हुई। केस कैसे आगे चलेगा? मुद्दई तो कहते हैं कि हम इतने गरीब हैं कि हम वकील करने के पैसे नहीं रखते, तो हमारा तो फिर वही अब ज़ाहिरी बात है, नॉमिनेटेड हैं, उन्होंने अपनी बेलें मूव की होंगी या जो भी है बेलें मूव कर चुके होंगे, या कोई पकड़ा गया तो वो बिहाइंड द बार होगा। अब अगर मुद्दई नहीं कर सकता तो यहाँ पे स्टेट काउंसिल्स मौजूद है, स्टेट अब केस करेगी, क्योंकि जब केस रजिस्टर्ड हो जाए तो मुद्दई असल में स्टेट होती है। मुद्दई का रोल जो होता है वो बस मुकदमा वाला फैक्टर है कि हम गरीब होने की वजह से वकील नहीं कर सकते, वो फिर स्टेट अपना नहीं। यहाँ पे स्टेट काउंसिल होते हैं, वहाँ पे वो दरख्वास्त देंगे, बल्कि वो जज साहब की ड्यूटी है कि वो उनसे पूछें कि अगर आप वकील करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर ये स्टेट काउंसिल आपको अपॉइंट कर दिए जाते हैं। फिर दूसरा जो अहम बात है, प्रोसिक्यूशन मौजूद है, ये ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है। बेसिकली जितने भी क्रिमिनल मुकदमा हैं जो हर्ट के हैं, मर्डर के हैं या कुछ और भी क्रिमिनल मुकदमात आ जाते हैं, उसमें जो असल मुद्दई है ना वो प्रोसिक्यूशन।
तो फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन को डिफेंड करेगी, प्रोसिक्यूशन लेके चलेगी। हाँ, उसमें प्रोसिक्यूशन को चलाना मुद्दइयों ने ये जाके जितनी भी एविडेंस है, जो असल बात है, उनको बताएं ताकि वो उसके मुताबिक वो हालात को और अपनी फाइलों को तरतीब दें। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून चुल मुर्शिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि हर केस के अंदर कोई ना कोई एक पोशीदा चीज़ होती है जो वक्त के साथ या इन्वेस्टिगेशन में बाहर आती है या हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो चीज़ सामने आ जाती है। और इस केस के अंदर भी जिस बर्बरियत से उसको कत्ल किया गया और उसके भांजे को इस्त्री मार के ज़ख्मी किया गया, डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई ना कोई मुहर्रिक है जो इन्वेस्टिगेशन में वक्त के साथ साथ आ जाएगा सामने। और दूसरा, उन्होंने सबसे अहम बात यह की कि अगर वो पुलिस का मुखबर था तो हमारी जो पुलिस है वो कभी भी ऐसे मुखबरों को वो नहीं करती और उसकी वजह से नुकसान जो मुखबरों को उठाना पड़ता है। और ऐन मुमकिन है कि इस केस में भी ऐसे हो। मुलजिमान एक दफ़ा गिरफ्तार हो जाएंगे तो उसके बाद वजह नाज जो है वो खुद का सामने भी आ जाएगी और यानी केस जो है वो भी अपने जो ट्रैक है उसके ऊपर चल पड़ेगा। छोटी सी बात के ऊपर भी किसी की जान ले लेते हैं। दूसरा लड़का जो जख्मी है उसके भी सर में इस्त्री मारी गई, वो भी कत्ल हो सकता था। अटेम्प्ट तो कत्ल करने की थी। क्यों इस तरह के रवैये हुए? इम्पल्सिव होने का क्या मतलब होता है? इम्पल्सिव होने का मतलब है कि जब आप एक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन किसी का भी चीज़ का जो है वो नॉर्मली अगर देखा जाए इम्पल्सिव एक्ट्स के अंदर एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव रिएक्शन टू एनीथिंग कुड बी वर्बल, कुड बी फिजिकल, और इस केस के अंदर तो ऑब्वियसली आई थिंक कि दोनों ही चीज़ें हुई होंगी। एक बच्चे को उन्होंने इस्त्री मार कर सर जो है उसका खोल दिया हुआ है और दूसरे बंदे को उन्होंने कत्ल कर दिया है। ये दोनों ही चीज़ें अगर देखी जाएँ तो बहुत हॉरिफिक है कि आप नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल इन्वायरमेंट में आप इंसान से ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है दैट वाज क्लियर रिएक्शन। अब रीज़न आप कह रहे हैं कि इसका क्या रीज़न है? आई थिंक ऑफन जब भी हम शो करते हैं तो हम हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि क्योंकि हमारा पुलिस सिस्टम इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि हम जब जस्टिस लेने के लिए जाते हैं तो लोगों को ये पता होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से हम निकल आएंगे। देयर इज अ 50% चांस कि शायद सजा हो जाए, 50% चांस ये है कि हम इससे बख्शे जाएंगे। या तो अगर उनको एस्केप मिला जा सकता है तो जाहिरी बात है उनको पता है कि लड़ाई भी हो जाएगी तो हम पर्सनल मामला कहकर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके स्टोरी, जैसे उन्होंने अभी ये किया, ऑनर किलिंग बनाकर कोई भी एक्सक्यूज बनाकर जिससे इजी वे आउट मिल सकता है आपको, वो बनाकर हम गेट अवे कर सकते हैं। ब्राइबरी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। लोगों को क्या मैसेज आता है फिर ऐसे वाक़यात से? ऐसे वाक़यात से आई थिंक कि वही बात है, दोबारा से रेफरेंसेस, मनी, पावर, ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद पुलिस को या हमारे लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं। माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह से मुद्दइयों का मानना है कि उनके भाई को नाहक कत्ल कर दिया गया है और अगर उनका कहना है अगर उनका भाई पुलिस को मुआशरे में जो मौजूद या इलाके में मौजूद मंशियात फरोश या इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जो मुलविस अफराद उनके बारे में इतला देता भी था तो इस तरह से कत्ल करना हरगिज़ भी नहीं बनता था। और उनका मानना ये है कि उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी जानिब पुलिस, माहिर कानून का कहना है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर ऐसा कोई शख्स है तो उसको ओन करें, क्योंकि ना ओन करने की वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है और नुकसान होता है। इस तरह के वाक़यात से आम माशरे में क्या जो है वो मैसेज आता है और लोगों के रवैये किस तरह से चेंज हो सकते हैं? मैरी से जानते। मैरी, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अगर वो पुलिस के मुखबर थे, यानी पुलिस को वो इतलात करते थे और उनका ऐसे कत्ल हो गया है, तो जो लोग होंगे जो पुलिस की मदद करते हैं मुलजमान को गिरफ़्तार कराने में या माशरे से ऐसे नासूर जो हैं जो मंशियात का कारोबार करते हैं या और चीज़ें करते हैं, उनको उनका कला कमा करने के लिए मदद करते हैं, वो तो फिर नहीं करेंगे। ये उनका काम है, उनका प्रोफेशन है। और अगर उनके काम, प्रोफेशन जो कि पुलिस की असिस्टेंस है, उनको मदद करना है,
या उनको बाखबर करना है कि यहाँ इस एरिया के अंदर ये बंदा है जो ये काम कर रहा है, तो बेसिकली वो लीगल सिस्टम का पार्ट हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर इसको हम कोवर्ट ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन इज़ जब आप बग़ैर लोगों को ये पता हुए कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है तो आप उनको इनडायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एंड सो अगर वो इस चीज़ के अंदर शामिल हैं तो इसका मतलब है कि वो एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। इट्स लाइक कम्युनिटी वर्क फॉर अस। तो अगर हम इस तरीके से उनको डिस्करेज करेंगे और लोगों को ये इंप्रेशन जाएगा कि अगर आप पुलिस के साथ काम कर रहे हैं तो ये एक खतरे की बात है, ये एक डेंजरस बात है, क्योंकि आपको इवेंचुअली कत्ल किया जा सकता है, आपको टारगेट बनाया जा सकता है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि वो जो एक आउटसाइड पिक्चर एक एक्सक्यूज़ बना के यूज़ की गई कि बच्चों की लड़ाई हो रही है और इसलिए जो है वो आदमी को, शख्स को कत्ल कर दिया गया है, ऑब्वियसली फिर जो बैक स्टोरी है वही है जो ज़्यादा पावरफुल है। लोग इतने ज़्यादा इम्पल्सिव क्यों होते जा रहे हैं कि छोटी सी बात के ऊपर भी किसी की जान ले लेते हैं? दूसरा लड़का जो जख्मी है उसके भी सर में इसलिए मारी गई, वो भी कत्ल हो सकता था, अटेम्प्ट तो कत्ल करने की थी। क्यों इस तरह के रवैये होते हैं? इम्पल्सिव होने का क्या मतलब होता है? इम्पल्सिव होने का मतलब है कि जब आप एक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन किसी का भी चीज़ का जो है वो नॉर्मली अगर देखा जाए इम्पल्सिव एक्ट्स के अंदर एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव रिएक्शन टू एनीथिंग कुड बी वर्बल, कुड बी फिजिकल, और इस केस के अंदर तो ऑब्वियसली आई थिंक कि दोनों ही चीज़ें हुई होंगी। एक बच्चे को उन्होंने इस्त्री मार कर सर जो है उसका खोल दिया हुआ है और दूसरे बंदे को उन्होंने कत्ल कर दिया है। ये दोनों ही चीज़ें अगर देखी जाएँ तो बहुत हॉरिफिक है कि आप नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल इन्वायरमेंट में आप इंसान से ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है दैट वाज क्लियर रिएक्शन। अब रीज़न आप कह रहे हैं कि इसका क्या रीज़न है? आई थिंक ऑफन जब भी हम शो करते हैं तो हम हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि क्योंकि हमारा पुलिस सिस्टम इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि हम जब जस्टिस लेने के लिए जाते हैं तो लोगों को ये पता होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से हम निकल आएंगे। देयर इज़ अ 50% चांस कि शायद सज़ा हो जाए, 50% चांस ये है कि हम इससे बख्शे जाएंगे। या तो अगर उनको एस्केप मिला जा सकता है तो जाहिरी बात है उनको पता है कि लड़ाई भी हो जाएगी तो हम पर्सनल मामला कहकर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके स्टोरी, जैसे उन्होंने अभी ये किया, ऑनर किलिंग बनाकर कोई भी एक्सक्यूज़ बनाकर जिससे इजी वे आउट मिल सकता है आपको, वो बनाकर हम गेट अवे कर सकते हैं। ब्राइबरी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। लोगों को क्या मैसेज आता है फिर ऐसे वाक़यात से? ऐसे वाक़यात से आई थिंक कि वही बात है, दोबारा से रेफरेंसेस, मनी, पावर, ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद पुलिस को या हमारे लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप पुलिस सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर आप अगर सही काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है, आई अंडरस्टैंड कि हमारा पुलिस सिस्टम एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर उनको एक सर्टन इमेज भी पोर्ट्रे करनी है। वो स्ट्रेंथ की है, वो रोब की है, वो पावर की है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये गलत लोग हैं, ये विलन है क्योंकि ये पुलिस के अंदर है और ये हम पर आकर जो है वो लाठी चलाते हैं। लेकिन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे सोसाइटी के अंदर जनरली लोग वो इतने इम्पल्सिव हैं कि उनको रिगार्ड ही नहीं है कि ये अच्छा काम हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरी परवेज़ की, आपने गुफ्तगू सुनी। इस सारे वाक़े के अंदर जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो उस बेवा को है जिसके 8 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 मरला या 2 मरले का घर है और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अखराजात हैं, क्योंकि वही सारा कमाई का ज़रिया थे, बच्चे भी छोटे हैं, कोई काम काज नहीं करता, कोई नौकरी पेशा नहीं है, तो उनको अपनी बच्चों और अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत से ख़तरात जो हैं और ख़दशात जो हैं वो लाहक हैं। दूसरी जानिब जो ज़ख्मी है वो कहता है कि दोबारा से ऐसा मसला हो सकता है, इसलिए हम लोग घरों से भी बाहर नहीं निकले। दूसरी जानिब 1 हफ़्ते से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानिब से भी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से मज़ीद ख़तरात जो हैं इस फैमिली के साथ लाहक हैं। जबकि जो माहिर कानून हैं और माहिर नफ्सियात हैं उनका मानना ये है कि पुलिस को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और वो ऐसे कि अगर मुलजिमान गिरफ़्तार हो जाए और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचा दिया जाए तो ना सिर्फ मुआशरे से ऐसे अफराद कम हो जाएंगे बल्कि आइंदा भी किसी को ज़रूरत नहीं होगी ऐसा करने के लिए, क्योंकि उनको ये पता होगा कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट करेंगे जिसके अंदर बंदे की जान ले लेंगे, उसे ज़ख्मी कर देंगे और जेल की हवा काटनी पड़ेगी, सज़ा होगी, तो इस तरह के रवैये जो हैं उनके अंदर कमी आएगी और ऐसे वाक़यात रोनामा होना भी कम हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।